कि आपको भारत की प्रजनन दर घटती हुई चिंता का विषय लगती है क्या? इसी वजह से आपने 14 बच्चे कर लिए हैं भाई साहब, क्योंकि इलॉन मस्क के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स इस तरह से हैं कि इनके 14 चिल्ड्रन हैं, 14 बच्चे। इनके पीछे इनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जीन बर्बाद नहीं करना है, मुझे बहुत से बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि इतना पैसा है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, और जल्दी ही ये एकमात्र इस धरती पर वो व्यक्ति हो जाएंगे जिनकी खुद संपत्ति $1 ट्रिलियन से ऊपर होगी। अभी भी $800 बिलियन से ऊपर इनकी पर्सनल वर्थ है, लेकिन 1 ट्रिलियन जो देशों की नहीं है, पाकिस्तान जैसे देशों की नहीं है, उससे ऊपर इनकी नेट वर्थ हो जाएगी। इनके 14 बच्चे हैं साहब, तो इसके चलते अब और सवाल हैं जो इन्होंने उठाए, तो लोगों ने इनको खींच लिया। हम उस पर नहीं जाएंगे, इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, हम अपनी चर्चा करते हैं। पहले टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में आमतौर पर 15 साल से लेकर 49 वर्ष की उम्र में कितने बच्चों को जन्म देती है। अब चूंकि एक महिला पुरुष का जो युगल है वो ही आगे चल के पीढ़ी लेके चल रहा है, तो ऐसे में प्रजनन दर एक कपल से नापी जाती है। महिला के बारे में पढ़ाई जरूर जाती है, लेकिन काउंटिंग कपल के ऊपर होती है। अब कपल से काउंटिंग का मतलब क्या है? अगर आप ये बोल रहे हैं 1.9, मतलब एक महिला के द्वारा 10 महिलाओं द्वारा मान लो 19 बच्चों को जन्म दिया गया, किसी ने हो सकता है 2 को दिया हो, किसी ने 1 को, किसी ने 3 को, तो कॉमन एक आइडिया निकलकर 1.9 का आया। ये भारत का नंबर है। पता कहां से चलता है? तो इसके लिए बाकायदा नेशनल हेल्थ सर्वे होता रहता है हर 5 साल में। तो अभी क्या हुआ है ना, 3 जून के आसपास की नेशनल हेल्थ सर्वे 2023-24 का आंकड़ा रिलीज हुआ है। तो 2023-24 का आंकड़ा 26 में रिलीज हुआ है, तो उस पर यह मीडिया में प्रतिक्रिया चल रही है। क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं, इस पर भी हम इतिहास बताएंगे आपको कि यह कहानी कब कब हुई है। तो फिलहाल के लिए जब युगल की बात की जा रही होती है, तो मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, तो यानी कुल मिलाकर के अगर आप 19 बच्चे की बात कर रहे हैं, तो अब आप ऐसे समझिए कि 20 लोगों ने 19 बच्चे पैदा किए। अगर मैं 1.9 को समझाने के लिए कहूं कि 10 महिलाओं ने 1.9 की प्रजनन दर दी है, इसका मतलब यह हुआ कि 10 महिलाओं से 19 बच्चे पैदा हुए। महिला पुरुष का युगल है, इसका मतलब 20 लोगों के लिए 19 बच्चे हैं। तो 20 के 19 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कल को ये 20 मर गए, तो इनके मरने के बाद में जितने संसाधन ये 20 यूज कर रहे थे, अब वो 19 लोगों को मिलेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। 20 लोगों के लिए थे जो संसाधन, ये घर, ये गाड़ी, ये सब खेत खलिहान सब, ये अब 19 लोगों के बीच में बटेंगे, क्योंकि पहले लोग कम ज्यादा लोग पैदा होते थे, तो संसाधन टुकड़ों में, खेत टुकड़ों में बट जाते थे। अब उल्टा हो रहा है, 20 लोगों का 19 में ही बंटवारा होगा। इसी को ही प्रजनन दर में रिप्लेसमेंट रेट पे नापा जाता है कि भाई 20 को अगर 20 के बीच ही रखना है सामान, मान लीजिए कि इतने संसाधन 20 के 20 में ही रहे, तो कितने बच्चे चाहिए। तो इसके लिए आइडिया है यूएन का कि 21 बच्चे चाहिए 20 लोगों को। 10 महिलाएं अगर 21 बच्चे पैदा कर रही हों, या कहिए कि 20 लोग मिलकर के 21 बच्चे पैदा कर रहे हों, तो जो आज है उतनी ही जनसंख्या बरकरार रह जाएगी। जितने लोगों के बीच आज संसाधन बट रहे हैं, आसान भाषा में, वो 21 बच्चे पैदा होने पर भी फाइनली 20 में ही बटेगी। ये कैलकुलेशन है, इसी को रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। तो 2 बातें हुई, प्रजनन दर, एक महिला द्वारा कितने बच्चे पैदा किए गए, दूसरा रिप्लेसमेंट दर, यानी जितने हैं उतनों को लिए कितने जरूरी हैं। उम्मीद है यह बात समझ में आई हो। अब जब यह बात समझ में आई, तो चिंता क्या है? चिंता यह है कि प्रजनन दर घट रही है, तो संसाधनों को कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या घटेगी, यानी कि हमारी आबादी घटेगी। तो आबादी घटना तो अच्छी बात है ना सर, इससे तो हमारी जनसंख्या की रफ्तार कम हो जाएगी, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन बुजुर्गों की आबादी बढ़ जाएगी। क्या बात है सर, आप बुजुर्गों के विरोधी हैं? नहीं, अब इसके पीछे का कारण समझिए। बुजुर्गों की संख्या बढ़ना विकसित अर्थव्यवस्था बनाम विकासशील अर्थव्यवस्था में एक बड़ी बहस है। आज केरल जैसा राज्य, जहां हर 5 में से 1 व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है, वहां की कुल योजनाओं में जो पैसा खर्च हो रहा है, उस योजना का 19% हिस्सा केवल पेंशन योजनाओं पर खर्च हो रहा है। भारत की एवरेज है 13%, वहां पर 19%, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग आबादी के लिए खर्च हो रहा है। होना चाहिए भी, क्योंकि उन्होंने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जब देश के अंदर जननांकिकी लाभांश घटने लगे, अर्थात देश के अंदर काम करने वालों की जो संख्या है, देश के अंदर वर्ष 2005 में जननांकिकी लाभांश आया था, मतलब हमारे देश में 15 से लेकर 64 साल के जो उम्र के लोग हैं, उनकी संख्या 15 से कम और 64 से अधिक, उन दोनों की संख्या से अधिक है वर्तमान में। इसी को ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जनसांख्यिकी लाभांश, कि जनसंख्या पहली बार काम करने वालों की हमारे देश में ज्यादा है, और यह बनी रहेगी 2055 तक।
ऐसी स्थिति जो 2005 में आई, यही कारण है कि दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है कि इनके पास इतने हाथ हैं काम करने के लिए कि यदि ये झंडा उठा लिए तो मजा आ जाएगा। जिन जिन देशों में जननांकिकी लाभांश आया, चाइना में 1980 में आ गया था, हांगकांग जापान जैसी जगहों पर 1960 में आ गया था, उन्होंने धूम मचाई। हमारे पास लेट आया, लेकिन लेट आया तो लंबा चलेगा। दिक्कत यह है कि अगर हम उस दौर तक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बने, कब तक? 2055 तक, 47 तक देश कमिट कर रहा है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, लेकिन 55 तक अगर आप विकसित नहीं बने तो हमारे ऊपर जननांकिकी लाभांश की सिचुएशन जाने लगेगी इस प्रजनन दर के चलते। अगर फर्टिलिटी रेट घटना शुरू हुई तो हमारे होने वाले जो बच्चे, आज जो लोग 30 साल के हैं, वो 2055 के अंदर, अगर आज से 30 साल बाद देखा जाए तो वो बुजुर्गों में होंगे, और जो वो बुजुर्ग बनेंगे उस समय उनके लिए पेंशन कमाने वाले, मतलब ये नहीं कि उनके सहारे के लिए कौन रहेगा, वो तो संस्कृति है हमारी, लेकिन इस देश की इकोनॉमी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये देश की चिंता है। उम्मीद है आप पकड़ पाए हों। देश की प्रजनन दर को 2.1 होनी चाहिए थी रिप्लेसमेंट के लिए, जितने हैं उतने बने रहे उसके लिए, लेकिन वो 1.9 हुई है। अब इंटरेस्टिंग जो बहस का मुद्दा निकल कर आया वो ये कि ये जो आंकड़ा है ना, ये बड़े ही अजीब तरीके से बटा हुआ है। देश के अंदर ये राज्य, जिन्हें आप उत्तर भारत के, मध्य भारत के राज्य कहते हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल है, यहां पर अभी भी रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा का प्रजनन दर है। वहीं भारत के अन्य राज्य, फिर चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इन सब के अंदर प्रजनन दर रिप्लेसमेंट से नीचे है। एक और डिवाइड अगर आप देखें तो उत्तर बनाम दक्षिण की भी यहां पर संघर्ष दिखाई पड़ती है। उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष दिखाई पड़ता है का क्या मतलब है कि ये वो वाले क्षेत्र हैं जहां उत्तर में जनसंख्या बढ़ाने वाले लोग अभी भी हैं, दक्षिण में जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम हो रही है। ये ही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन राज्यों को पहले कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से निकला झारखंड, आज भी वो बीमारू की श्रेणी में है। बीमारू मतलब हमारी इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं थी, हम बच्चों में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे थे, तो ऐसे में इन राज्यों को उस समय बीमारू राज्य से सूचित किया जाता था। ठीक है साहब। वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इस समय TFR चल रहा है 2.18। फर्टिलिटी रेट जो है वो कितनी चल रही है? 2.18। भारत में चल रही है 1.96। ये वर्ल्ड का डेटा है। और भारत में अगर कम, लोअर फर्टिलिटी की बात करें, लोएस्ट फर्टिलिटी की बात करें तो दिल्ली का नंबर आता है 1.2 पर। अगर एक और यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार तो 1 से भी नीचे चला गया है, वो और नीचे चला गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर 2.1 से नीचे टोटल फर्टिलिटी रेट चली गई है। हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, ये वो रेट हैं जो आज के दर पर खड़े हुए हैं। मध्य भारत के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जो आज भी TFR से ऊपर चल रहे हैं। अंडमान निकोबार के लिए ये 0.9 निकल कर आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में, जो 6th नंबर वाली आई है, वहां से ये बात चला है। अब सवाल बनता है कि साहब कम हो कैसे रही है? चलो ये तो समझ में आया, कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? सरकार ने कोई विशेष प्रयास किया क्या? बोले क्यों? बोले सर 70 के दशक में जबरन नसबंदी की गई थी, लोगों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी की गई थी कि आओ इनके 2 बच्चे हैं, अब इनके और नहीं होने चाहिए, इनकी नसबंदी कर दो, नए बच्चे पैदा ना हो। ऐसी स्थिति क्या देश में गुपचुप रूप से चल रही है क्या? नहीं, समाज ने कुछ और मॉडल अपनाए हैं। जैसे 2019 में खुद भारत के प्रधानमंत्री ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। हालांकि 2022 का जो NFHS सर्वे आया था उस समय हम 2.1 से नीचे लाए थे, लेकिन वो चर्चा बड़ी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हम बन गए थे। उस समय सुर्खी बन गई थी कि भारत बिकम द टोटल, मतलब 2021 में भी हम TFR 2 से नीचे ले आए थे। मतलब अगर आप NFHS 5 का डेटा देखेंगे तो 2021 का डेटा है कि हमारी TFR 2.1 आ गई थी, 2.0 आ गई थी। आज जो 1.9 है वो चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन ये खबर हम एंजॉय करते ही इतने में हेडलाइन बन गई कि साहब भारत ने चाइना को पछाड़ दिया है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। तो हम उस खबर के ऊपर चर्चा भी नहीं कर पाए कि यार कैसे करें, लोग हंसेंगे। एक तरफ तो चाइना की आप चाइना को पछाड़ दिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि TFR घट हो गई, चिंता कर रहे हैं। अब चूंकि आपने ताज ओढ़ी रखा है कि हम तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हैं, तो चलो अब TFR की चर्चा कर लो, पता तो रहे आगे क्या हो रहा है। ठीक है।
कारण कौन से रहे? तो अगर आपने कभी एक ऑब्जर्वेशन देखा हो तो देश के अंदर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, उसके एक बहुत प्रमुख कारण में जहां महिलाओं का आत्मनिर्भर होना है, देश की आर्थिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देना है, स्वावलंबी बनना है, देश की आर्थिक विकास नीति निर्माता इन सब में आना है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण भी एक हिडन एजेंडा रहता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? असल में महिलाओं के अंदर जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है वो अपने विषय में अपने तरफ से निर्णय लेने लगती हैं, वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करने लगती हैं। वर्किंग वुमन जितनी भी हैं, अगर आप अपने आसपास भी सर्वे देखें, जैसे दिल्ली का आप अगर डेटा देख रहे हैं 1.2 रह गया है, मतलब कि एक कपल, मतलब ये कहिए 10 लोग मिलकर 12 बच्चे, 20 लोग मिलकर 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हालत अब दिल्ली की आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। पैदा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मां का सेक्रीफाइस है, बच्चे को पहले पेट में गर्भधारित करना और फिर उसके बाद में उसको बड़ा करने तक का। इस बीच में उनकी जॉब में एक बड़ा गैप लग जाता है। शिक्षित महिला वर्किंग वुमन में कन्वर्ट होती है और वर्किंग वुमन काम से छूट जाएगी तो उसकी अर्थव्यवस्था घर की बिगड़ जाती है, क्योंकि शादी से पहले जब शादी हुई थी तो वर्किंग होने के नाते उन्हें जॉब के वजह से घर के बहुत से फैसले लेने में सहूलियत रही कि हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाएंगे, इतना कमाएंगे, ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे। लेकिन वाइफ अचानक अगर लीव पर चली जा रही है और सरकार की मैटरनिटी लीव की बेनिफिट उनको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वो लीव ना होना या फिर वो फायदा ना होना एक नुकसान का सौदा बनता है। परिणाम आपके सामने है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि शिक्षा उनके रोजगार के अवसरों को छीनने का एक कारण बन जाती है कि साहब अब नौकरी छोड़ो या बच्चा छोड़ो। तो यहां प्रेफर किया जाता है चलो साहब बच्चा नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश का आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया का आंकड़ा है। आज अगर आप साउथ कोरिया, जापान, चाइना इनको उठाकर देखें तो ये मॉडल स्पष्ट रूप से समझ में आता है। पश्चिम की तरफ भी झांकें तो भी यही समझ में आता है। महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा तो टीएफआर घट कर आई है। अभी हमारे देश में जहां 90% महिलाएं शादी करती हैं, 33% महिलाएं ही वर्क प्लेस पर काम करती हैं। तो अभी भी आने वाले समय में स्कोप बाकी है। जैसे जैसे वर्क में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ये टीएफआर नीचे आएगा। ये एक बेसिक कारण है। दूसरा कारण, बच्चों के पालने का खर्च बढ़ने लग रहा है। संयुक्त परिवार की जगह परिवार छोटे होने लग रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन ले? बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी कौन ले? फिर प्राथमिकताओं में प्रायोरिटी ये कि यार ज्यादा बच्चे कर लिए तो हम सुविधाओं का भोग नहीं कर पाएंगे, दुनिया नहीं घूम पाएंगे। अगर विदेश जाना था तो अभी 2 टिकट होते थे, अब 3 होने लगेंगे, फिर 4 होने लगेंगे। चीजें बहुत महंगी हैं, होटल बड़ी लेनी पड़ेगी, हर खर्चा डबल्स में बढ़ने लगेगा, इनको पढ़ाने का खर्चा बढ़ने लगेगा। यानी कि वो फिगर चलने लगता है दिमाग के अंदर कि इतना खर्चा बढ़ेगा। साथ ही साथ जागरूकता बढ़ते बढ़ते सरकार के भी प्रयास रहे कि लोगों को जनसंख्या घटाने के लिए प्रेरित किया गया, उस वजह से भी जनसंख्या में कमी आई। एक और भारत के अंदर बड़ा कारण था और वो कारण था जनसंख्या के साथ साथ बच्चियों की भ्रूण हत्या का। सरकारी प्रयासों से अब उस पर बहुत बड़ी रोक लगी है, उस पर रोक लगी है और बाकी कारक ऑलरेडी चल रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? बेटों की चाहत वाला जो एंगल होता था कि भ्रूण हत्या कर दो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये बहुत बड़े भ्रूण हत्या के केंद्र बन गए थे, तो सरकार को नीति चलानी पड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति बनी, उसका और सख्ती से पालन होना, उससे परिणाम ये निकला कि एक बच्चा, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, लोग रुकना पसंद किए। परिवार नियोजन को, गर्भ निरोधक को आप इन्हें मौका ना दें, ये संभव नहीं है। इनको भी वो मिलना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा असर पड़ा है, इससे भी फर्टिलिटी पर, पॉल्यूशन से, PM 2.5 के बढ़ते स्तर से सीधा सीधा वुमन हेल्थ पर और पुरुषों की हेल्थ पर असर पड़ा है। यही कारण है कि देश के अंदर जनसंख्या घटना का स्तर बनकर आया। भारत में जो शिशु मृत्यु दर है, जो 1000 जीवित बच्चों पर 30 मौतों की थी, वो 24 में घटकर 24 बच्चों की रह गई। मृत्यु दर का घटना हुआ, ये सारे के सारे वो फिगर्स बनकर आए जिन्होंने बच्चों की जीजीविषा, पहले हमारे देश में बच्चे इसलिए भी पैदा कर लिए जाते थे कि इनमें से कई बच्चे बड़े होते होते मर जाएंगे। जैसे 60 के दशक में एक महिला 5 से 6 बच्चों को औसत जन्म देती थी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिनके परिवारों में, परदादा, दादा, नाना, नानियों में ये सुनने को मिलेगा कि इतने बच्चे थे, पापा मम्मी भाई बहन कितने थे, पूछोगे तो पता चलेगा ये तो बहुत सारे थे। कारण उस समय ये जो मृत्यु दर थी ना, 1000 में से कितने मरे, ये नंबर बहुत ऊपर था। बड़ी संख्या में लोग, कोई आपदा आई, कोई बीमारी आई, एक बार में लोग मर गए। ऐसी स्थिति अब नहीं होती या बहुत कम स्तर पर होती है, तो ये बढ़ने लगा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से जहां लोग सोशलाइज करना कम हो गए हैं,
इंटरनेट की वजह से जहां एक और दिमाग में तमाम प्रकार की गंद बस गई हैं, ये भी सामाजिक कारणों में घुस गए हैं। एप्पल आईफोन का भी जो न्यूज़ चल रहा था उसके पीछे का तर्क भी यही था कि लोग सामाजिक नहीं बचे, लोग मोबाइल में घुसे रह गए, मिलेंगे नहीं, परिवार को टाइम नहीं देंगे, तो परिवार के बारे में बातें कैसे होंगी, ये सब बातें भी फिलहाल की सुर्खियों में चल रही हैं। ठीक है साहब, ये चर्चाएं हुई। अब सवाल बनता है कि क्या होगा अगर वाकई में ये घटता चला गया। तो देखिए साहब, जहां 2005 में हमने आपसे कहा कि 15 से 64 साल के जो भारत के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी थी, बुजुर्गों की तुलना में अधिक हो गई थी, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या में अधिक हो गई थी, और वो 2055 तक रहेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यह बात जापान, सिंगापुर, चाइना इनके साथ हो चुकी है। जननांकिकी लाभांश यानी 15 से 65-64 साल के जो लोग काम करने वाले हैं उनकी संख्या का घटना आने वाले 55 में चुनौती रहेगा अगर विकसित भारत नहीं बना तो। अगर विकसित भारत नहीं बना तो बुजुर्गों की आबादी बहुत हो जाएगी, जो आज जवान हैं वो बुजुर्ग होंगे, वर्किंग लोग नहीं होंगे, तो देश के संसाधनों का वहां असर होने लगेगा। जहां सकारात्मक असर है कि जनसंख्या घटेगी तो निश्चित ही संसाधन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बच्चों के ऊपर अटेंशन ज्यादा होगा, लेकिन चुनौतियां ये हैं कि कामकाजी आबादी की वृद्धि भी रुक जाएगी। इससे बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी होना, परिवारों की संरचना में बदलना, इवन इंटरनल पलायन जो होंगे वो बढ़ने लगेंगे, राजनीति पर भी कई असर होंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है साहब, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर इन्हीं चीजों को देखते हुए एक और डिवाइड निकल कर आता है, और वो क्या, उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति। क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में जब परिसीमन करने की बात करी थी, महिलाओं के आरक्षण बिल के साथ यह तय हुआ कि भारत के अंदर लोकसभा में सीटें बढ़ा दी जाएं, तो लोकसभा में सीट वृद्धि के लिए जो प्रयास हो रहे थे उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि दक्षिण के राज्य कह रहे थे कि साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी जनसंख्या कम है तो हमें लोकसभा में सीट कम मिलेंगी। तो ऐसे में अब चूंकि देश की सिंगल संसद में आपको पार्टिसिपेट करना है और वो आबादी के आधार पर मिल रहा है, तो ऐसे में राजनीति शुरू हो जाती है, और राजनीति दक्षिण और उत्तर की शुरू होती है, हिंदू मुस्लिम की शुरू होती है कि जहां जिनकी आबादी ज्यादा है वो ज्यादा सीटें ले जाएंगे। इसी कारण से हमारे देश के अंदर प्रजनन दर के चलते राजनीति का भी आपको सुनने को मिलता है। जैसे आंध्र सरकार ने हाल ही में कहा है बच्चे होने पर, तीसरा बच्चा होने पर 30,000 रुपए, और चौथा बच्चे होने पर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सोचिए, जैसे आंध्रा में प्रजनन दर 1.4 होगी क्योंकि दक्षिण का राज्य है। ऐसे तो फिर राज्य की बात रखने वाला केंद्र में कोई होगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। आंध्रा के सीएम ने यह अनाउंस किया। इवन गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, इन्होंने तो आईवीएफ में, इवन सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है कि सुनो जनसंख्या कम हो जाएगी। गोवा ने तो पहली बार ऐसा राज्य बना जहां सरकारी अस्पताल में आईवीएफ फ्री कर दिया कि भैया सुनो जनसंख्या बढ़नी चाहिए। कर्नाटका के अंदर भी सेम यही गवर्नमेंट फंडेड आईवीएफ यूनिट हॉस्पिटल में ओपन कर दी गई है ताकि जनसंख्या बढ़ सके, यानी कि कोई दिक्कत फाइनेंशियली ना आए। लेकिन क्या वाकई में बच्चा पैदा करने में ही पैसा लग रहा है, या परवरिश में या उसके आगे बढ़ने में पैसा नहीं लग रहा है? क्या केवल यह बात एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या परवरिश के अंदर जो खर्च होने वाले हैं, इवन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, क्या वो रोजगार एक बड़ा मुद्दा नहीं? ये चुनौतियां हमारे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी रहेंगी। जहां तक बात हो भारत की, तो एशिया के उन देशों में भारत शुमार है जिसकी 2 से नीचे प्रजनन दर है। दुनिया के विकसित देशों में अगर हम बात करें तो यूएस जहां 1.62 के साथ खड़ा है, भारत 1.94 के साथ आ गया है। चाइना 1.02 के साथ है, इंडोनेशिया 2.1 के साथ है। जहां तक बात है पाकिस्तान की, वो 3.5 के साथ मोर्चा साधे हुए है। ठीक है, अब समाधान क्या है कि साहब प्रजनन दर संतुलित रहना, क्योंकि जितनी है टीएफआर तो मेंटेन हो, उसके लिए क्या करें? तो जहां एक और निश्चित ही इस बात पर ध्यान हो कि भाई आपके पास टीएफआर मेंटेन करनी है तो इतना बच्चा चाहिए, तो उसके सरकारी प्रयास हैं। लेकिन जहां एक और बहुत ज्यादा डिवाइड क्रिएट हो गया है, असहज रूप से जनसंख्या कम हो रही है, तो सरकारों को चिंता करने की आवश्यकता है, और जहां पर अत्यधिक बढ़ रही है वहां नियंत्रण की आवश्यकता है। यानी कि अब इसे ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है, रादर देन पूरी तरह उठा के भारत को ट्रीट करने की। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हाँ, ये वाला सेशन समय निकालकर जरूर सुने, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। मनोज वाजपेयी जी के साथ वार्ता है, बड़ा इकोनॉमिक्स की चर्चा हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ।